वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 3 टॉपिक के बारे में देखा था अंडर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या था? प्लानिंग। दूसरा हमने देखा था अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड तीसरा देखा था स्टाफिंग। तो ये तीनों पॉइंट जो हमने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी किया था। आज की वीडियो में हम लोग बाकी 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग से। तो बेसिकली डायरेक्टिंग होता क्या है? ये एक सोल ऑफ मैनेजमेंट है। ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर प्लान को, हर चीज़ को अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, गाइड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, प्लस जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसे कहते हैं हम डायरेक्टिंग। तो डायरेक्शन इज़ एन कंटिन्यूअस फंक्शन इनिशिएटेड एट अ टॉप लेवल। तो ये कहाँ से होता है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जाता है। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हायरार्की है। तो डायरेक्ट कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ को क्या करता है? गाइड करता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस मैनेजरल प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कितने साल का ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ कितने साल तक के लिए हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया है, कैसे किया है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहता है तब तक ये चलता रहता है। ये नहीं कि इस साल टॉप लेवल मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हाउ डू यू परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन और नेक्स्ट ईयर वो गायब है, ऐसा नहीं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। So director is a person who shows the correct path as well as guide their employees to in solving their problem whenever it's necessary. तो basically लाइफ में स्पार्क लाने के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम लोग, अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आपको भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आपको कौन डायरेक्ट करता है? आपके टीचर्स करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके सीनियर्स करते हैं, आपके क्लासमेट्स करते हैं, जो आपसे ज़्यादा कम्युनिकेबल हैं या आपसे इंटेलिजेंट हैं। तो देखा जाए तो सारे ही इंसान को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ को ये बताना है कि तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, तुम्हारा वर्क क्या है, तुम्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती है डायरेक्टिव में। बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन दी हुई है एंड मुझे जो डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी है वो मैं आपके साथ डिक्टेट करूँगी और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वही पढ़ें। बट ये आपके ऊपर है कि आप कौन से डेफिनेशन को पढ़ना चाहते हो। तो मुझे जब डेफिनेशन ईजी लगती है वो सेकंड लगती है। तो सेकंड को हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है हमें? डायरेक्टिंग इज़ अ what has to be done and in what manner through the dictating the procedures and policies for accomplishing performance standard. अब ये क्या है? बेसिकली डायरेक्शन वो है कि आपको कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा प्रोसीजर है और उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके मद्देनजर कर आपको वो काम करना है। आपको अपने हिसाब से कोई चीज़ें करनी है ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी नहीं होती है, तो आपको एक प्रोसीजर, एक पॉलिसी के थ्रू ही काम करना होता है और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। उसे हम डायरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो बेसिकली डायरेक्टिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमने पहले देखा, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग, लीडिंग पीपल टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो बेसिकली उसके बीच में क्या होता है? सुपरविजन भी होता है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, प्लस रिपोर्ट किया जाता है ऑफ ईच एंड एवरी बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट, तो इसकी इम्पॉर्टेंस को बात करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंस है इसका इनिशिएट एक्शंस। Direction is the function which support to active the plans with the help of employees, and every action is initiated through the
थ्रू टाइमली डायरेक्शन। देखो जो भी प्लान होता है, जो भी चीज़ें होती है, जो भी प्लान्स होते हैं, वो एक्टिवेट किसके हेल्प से किया जाता है? ऑब्वियस है एम्प्लॉयज़ के थ्रू किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय कौन होते हैं? स्टाफिंग के थ्रू हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एक प्रॉपर बंदे को हायर किया जाता है जो डिपार्टमेंट को संभालता है। एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइनिंग टास्क। The managers direct the subordinate about what to do, how to do, when to do, also to see that their instruction are properly are followed or not। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। नेक्स्ट इज इंटीग्रेट एफर्ट्स। तो अच्छा इंटीग्रेट एफर्ट के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है? कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा काउंसलिंग हो सकता है। सो इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट विच रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, कॉलेज में, स्कूल में हो, साल में, 2 साल में या 6 महीने पे एक मीटिंग होती है जहाँ पर आपका जो एक मेन लीड होता है वो सबसे कम्युनिकेट करता है, सबको डायरेक्ट करता है, सबको अप्रिशिएट करता है जिन्होंने अच्छा काम किया जाए, जिन्होंने नहीं अच्छा काम किया है ना, इम्प्रूवमेंट बताता है। सो इंटीग्रेशन इज एफर्ट इज़ पॉसिबल थ्रू परस्यू लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूवर्ड्स अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल। तो आपको डायरेक्ट कौन कर पाएगा? जिसके अंदर लीडरशिप अच्छी क्वालिटी होगी, जो आपको अपने साथ अच्छी तरीके से चला सकता है। करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका जो मैनेजर होगा ना वो देखेगा किसके अंदर पोटेंशियल है, कौन कैसे काम कर सकता है, कौन किस तरीके से काम कर सकते, किसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो आपको फाइनेंशियली भी मोटिवेट करेगा, नॉन फाइनेंशियली भी मोटिवेट करेगा। अब फाइनेंशियली की बात करें, आपको बहुत सारे तरीके ऐसा बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव्स दिया जाएंगे, ये भी मोटिवेशन का एक तरीका है फॉर द एम्प्लॉयज़। सो वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स देयर ओपिनियंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड। अ मैनेजर आइडेंटिफाइज द potential and abilities of its subordinates and help them to give their best, and he also motivate them by offering them financial and non-financial incentive to improve their performance. It boosts the morale of subordinates। देखो क्या होता है जब हम अपने हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाता है ना तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियो यानी कि पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जब मुझे सब्सक्राइबर्स आते हैं नए नए और चैनल मेरे वीडियोस को लोग ज़्यादा देखना स्टार्ट करते हैं, थोड़े व्यू बढ़ जाते हैं, तो मुझे एक बड़ा ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तब मैं सोचती हूँ कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। बट जब देखती हूँ कि सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं या वीडियोज़ को रीच नहीं मिल रही है, तो मेरा मोरल जो है डाउन हो जाता है। वैसे ही एम्प्लॉयज़ में भी होता है कि उनकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक जो मैनेजर होता है वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियली हमेशा ट्राई करता रहता है ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भला हो सके। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, डेवलप कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग्स द एम्प्लॉय। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट बैलेंस अमॉन्ग देयर। देखो हर चीज़ ना एक दूसरे से क्या करती है, रिलेट करती है। अब कोई एम्प्लॉई आपकी कंपनी में बहुत खुश है, उसको टाइम से सैलरी मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहा है, उसके हर एक कंडीशंस को कंपनी अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको स्टेबिलिटी तो होगी। कंपनी में स्टेबिलिटी आएगी उसकी, वो भाई कंपनी को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, वो बोलेगा मैं यहीं पे रहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही बेटर होता है, यानी कि मैं बहुत ही यहाँ पे फ्री फील करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उससे से रिलेटेड है, कोपिंग विद द चेंज। सो फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। देखो अगर आप टाइम के साथ साथ अप टू डेट नहीं रहोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे चेंजेस नहीं लाने हैं अपने अंदर, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको अपने अंदर चेंज लाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद को चेंज करेंगे तो ही चीज़ें आप अडॉप्ट कर पाएंगे। सो अडॉप्टिंग टू द एनवायरमेंटल चेंज इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ of organization with the help of motivation, proper communication and leadership. The employee can clearly understand the nature of change and the positive outcome of adopting the change. जैसे कि ई फाइलिंग है, अब इसका एग्जांपल बताती हूँ। पहले क्या था कि जो मुनीम हुआ करते थे
वो जनरली रजिस्टर पे काम किया करते थे। अब अगर कंपनी में कंप्यूटर आ गया तो आप जो काम ऑनलाइन करते थे आप वो ऑफलाइन कर रहे हो, तो जो ऑफलाइन कर रहे थे वो आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें करनी किस तरीके से है ना। तो इसीलिए आप तब अडॉप्ट कर पाएंगे नई चेंज को जब आप क्या करोगे, आप मेंटली काफ़ी अवेयर रहोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो डायरेक्शन इन्वॉल्व असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम आर डेवलप टू अवॉइड वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ये पॉइंट्स तो हमने काफ़ी टाइम रिपीट किया हुआ है कि हम अगर एक अच्छी ड्यूटी असाइन रहेगी, एक बंदा पता है उसको किस तरीके से काम करवाना है, तो वो बेसिक से बात है जितने भी उसके पास रिसोर्सेस है उनका बेस्ट वे में यूज़ करेगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो मशीन हो। नेक्स्ट आता है क्रिएट टीम स्पिरिट। अब क्रिएट टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है, अब इसके लिए भी देखो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज सेल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोग काम करते हैं, तो 10 लोग क्या हो गए, उस मैनेजर के टीम स्पिरिट हो गए, है ना। टीम स्पिरिट का मतलब क्या, सब साथ मिलकर एक बेस्ट तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द रोल ऑफ मैनेजर एज अ डायरेक्टर play a very important role in guiding and motivating the employee to achieve the predetermined goal. Next आता है explore capability of individual। अब एक मैनेजर ही क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। सो अब और इसके भी अलग अलग तरीके भी हैं। एवरी इंडिविजुअल has various capabilities or potential in the addition to their formal education qualification, and direction helps to identify and utilize their abilities for best performance by encouraging and motivating them just like a leader। कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लोर हम कैसे कर पाएंगे, जब हम हर एक एम्प्लॉय से बात करेंगे, जानेंगे उसका नॉलेज लेवल कैसा है, उसका क्वालिफिकेशन कैसा है, वो कैसे तरीके से चीज़ें हैंडल करता है। तो इन सब वे से क्या कर सकते हैं, इन सब तरीके से हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी कैपेबिलिटीज़ पता होना चाहिए। इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। सो गाइड एंड मोटिवेशन से क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो बेस्ट होगा। एंड बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय मैनेजर एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक ऑफ सुपरविजन आर यूज। इट वर्क्स पॉजिटिवली एंड रिजल्ट इनटू इन्हांसिंग देयर एफिशिएंसी लेवल ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब सिंपल सा होता है, डायरेक्शन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट एंड हेल्दी कोऑपरेशन टीम वर्क। अगर ऐसा देखो, ऐसा होना चाहिए कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई चीज़ डिसाइड की और उसको ये बोला कि आप लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ जाके उसे करो, और लोअर लेवल मैनेजमेंट ने अगर उसको बहुत ही हैप्पली उसको एक्सेप्ट करके उसको साथ में काम करना स्टार्ट किया, तो इस केस में आप कह सकते हो कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेटर तरीके से काम कर रहा है ना। मतलब दोनों के बीच में क्या है, अच्छा सा कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑपरेशन, दोनों एक साथ मिलकर काम करें एट एनी सिचुएशन। ओके, सो दैट्स वाई डायरेक्टिंग to subordinate is a basic management function that includes building an effective work climate through the motivation। तो जो हमने डायरेक्शन पढ़ा उसका जो बेसिक मंत्र है वो क्या है, मोटिवेशन है। क्योंकि जो भी डायरेक्शन मतलब जो भी चीज़ें होती है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए की जाती है, ताकि एम्प्लॉय जो है मोटिवेट हो के एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी को प्रोवाइड करे और जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो सक्सेस हो सके। सो नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑपरेशन से थोड़ा ही मिलता जुलता एक वर्ड है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, सेम एज इट इज़, जो भी चीज़ें बनाई गई है बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट
वो एक साथ मिलकर टॉप से लेकर लोअर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहा है. सो कोऑर्डिनेटिंग between different function of all level of management of employee is the essence of organization success. It is a integration of different activity which is essential for their smooth flow. देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, क्लासरूम है, देखो क्या होता है, जब क्लास टीचर की बात आप लोग अच्छे तरीके से मानते हो ना, तो आपका क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो दिखाई देता है सबके बीच कि ये क्लासरूम में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, लोग टीचर्स को बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे आके, है ना. लेकिन अगर ये होगा कि भाई टीचर अलग चल रही, बच्चे अलग चल रहे, कोई अलग, ये अलग, दोनों की धुन चालू है, उस केस में ये होगा कि क्लासरूम का जो भी मैनेजमेंट है वो पता चल जाता है कि ये क्लास तो किसी की बस की बात नहीं है. सो इट एस्टैब्लिश हार्मनी among all the activities of an organization in achieving desired goal. In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. मतलब अगर 100 लोग की कंपनी है तो 100 लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, एक साथ मिलकर, जिसको हम टीम स्पिरिट भी कहते हैं. Their work is closely linked with each other, therefore it becomes necessary to bring together the group efforts is close and harmonize them carefully. Coordination does not exist unless efforts are taken to achieve it. तो coordination basically क्या है, is the integration and synchronization of the efforts of a group so as to provide unity of action for organizational. देखो ये एक तरीका क्या है, हिडन फोर्स है, जिससे क्या होता है, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. बात करते हैं डेफिनेशन की. तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक डेफिनेशन मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बाकी आप लोगों के टेक्स्ट बुक में है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो. तो मेरा डेफिनेशन फेवरेट सेकंड वाले हेनरी फ्योल की. तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग टू coordinate is to harmonize all activities of a concern to facilitate its working and its success. तो coordinating ऐसी चीज़ है जो कंपनी में पीस बनाए रखती है और फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, और उसका कंसर्न ये भी होता है कि एक साथ मिलकर काम करके सक्सेस को अचीव किया जा सके. इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है एनकरेज टीम स्पिरिट. कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम सब, मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर 10 लोग हैं, 10 लोग एक साथ मिलकर अगर अच्छा काम करते हैं तो एक बेस्ट आउटपुट निकल के आता है. लेकिन अगर एक ही बंदा लगा हुआ है बैल की तरह तो वहाँ पे आउटपुट आने के चांस तो कम होते हैं, प्लस वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता है समटाइम. सो देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट अमॉन्ग द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड employees regarding organizational policy, roles, responsibility. तो यहाँ पे and coordinating arrange the work in such way that minimum conflict are raised. देखो क्या है, टीम स्पिरिट तो हर जगह होती है, लेकिन अब मैं अगर बात करूँ कि सब सारे एम्प्लॉयज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट, तो ये तो हर जगह कॉमन चीज़ें हैं. या सेल्स डिपार्टमेंट को अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ कंपटीशन करना है, या बहुत सारी चीज़ें होती है. लेकिन एट मेनी केस ऐसा होता है, या बहुत सारी जगह ऐसी है कि कोऑर्डिनेशन, भले कोई भी चीज़ हो लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ लोग काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है गिव प्रॉपर डायरेक्शन. अब कोऑर्डिनेटिंग में डायरेक्शन कैसे देंगे, coordinating integral department activity for achieving common goal of organization, and the work is arranged is very systematic. Interdependence of department give proper direction. अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है तो वो एक डिपार्टमेंट तो करेगा नहीं, वो सब डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो बैक ऑफिस हो, कोई भी चीज़ हो, या डेवलपर का डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट्स वो चीज़ें डिवाइड हो जाती है एंड वो चीज़ें सिस्टमैटिक वे में और
यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। अगर सपोज सारे डिपार्टमेंट ने अच्छा काम कर लिया बट अकाउंट्स डिपार्टमेंट फेल हो गया, उसने अच्छा डेटा नहीं दिया, तो इसकी वजह से भी प्रॉफिट नहीं होने के चांसेस हैं, है ना। तो हम एक चीज़ को नहीं बोल सकते कि इसने अच्छा किया इसने नहीं किया, तो सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट आता है थर्ड, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। So coordination motivate the employee to take initiative while completing their assigning task. And effective coordination increase efficiency and result into growth and prosperity of organization. तो मोटिवेशन रहेगा एम्प्लॉयज़ में तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ती है, इनकम हायर होती है, प्रमोशन होता है, इंसेंटिव्स मिलता है उनको, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी बढ़ती है, एंड एम्प्लॉय मोटिवेट के होने के साथ साथ हार्डवर्क भी करता है। सो नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, तो ये फिर से रीड करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे एक बार रीड करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है सारे चीज़ों में। सो नेक्स्ट आता है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ material, idle time of employee, delay completion of target and departmental dispute etc. So जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव होगा। ओके, एंड इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव रिलेशन। अब देखो ये सीधी सी बात है, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा, मिडिल मैनेजमेंट हायर लोअर लेवल मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करेगा अच्छी तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके रिलेशंस जो है वो अच्छे होंगे। सो कोऑर्डिनेशन डेवलप cordial relationship between all the level of management of an organization. Every department depends on the functions of other management. Example, sales department work according to the production department depends on purchase department and so on. जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, they are interdependence with each other. Next आता है leads to higher efficiency. यहाँ पे higher efficiency कैसी आएगी? With the optimum utilization of resources and effective integration of resources, the organization can achieve high return in terms of high productivity, high profitability, as well as can reduce the cost as well. तो जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट की जो एफिशिएंसी है वो हायर होगी। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव गुडविल। गुडविल क्या होता है? मार्केट में आपकी इमेज, आपका प्रॉफिट, आपका कह सकते हैं कि आपका गुडविल, है ना। सो हायर सेल्स, हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव ड्यू टू सिंक्रोनाइज एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन एंड लोअर कॉस्ट। इट डायरेक्टली रिजल्ट इन टू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। अब जैसे पुमा देखो है, या एप्पल है, या वीवो, सब की अपनी अलग अलग एक गुडविल है मार्केट में। अगर वो अपने प्रोडक्ट्स में और अच्छा करते जाते हैं तो मार्केट में उनकी जो एफिशिएंसी है, उनका गुडविल है, वो बढ़ते जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन harmonize these activity for achieving common goal of organization. Thus, coordination give proper direction to all the departments of organization. लास्ट आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? हर डिपार्टमेंट में आप स्पेशल हो, एक्सपर्ट हो इन देयर ओन फील्ड, एंड द स्पेशलाइज्ड नॉलेज of all these department helps develop in managerial. अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काफ़ी एक्सपर्ट हो तो आपको मैनेजर बना दिया जाता है। तो आप क्या करते हो? उस डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से डील करते हो। सो हमारा लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? एक बंदा ऊपर बैठा है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है। So controlling function is required in all type of organization, whether profit making or non-profit making. Similarly, it is a perform at all the level, that is top level and lower level management of. Controlling is indispensable
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या होता है, आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो कॉलेज में भी आपका प्रिंसिपल जो होता है वो पूरे स्कूल को, कॉलेज को चलाता है। उसके ऊपर एक बंदा होता है जो प्रिंसिपल के साथ पूरे स्कूल को, कॉलेज को चलाता है। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। कंट्रोलिंग क्या है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। पहले क्या थी, अब क्या है, फिर और क्या बेटरमेंट ला सकते हैं। एंड इट इज़ मेजर डेविएशन इफ एनी डिफाइंड आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट cooperative measures to process the controlling helps in formulating फ्यूचर प्लान। अभी मैंने बताया कि पहले से अब में क्या कंपैरिजन है, क्या चेंजेस है, प्लस और उसमें क्या नया चेंज लाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ डिस्कस की जाती है? कंट्रोलिंग लास्ट पॉइंट में डिस्कस की जाती है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होगे, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड है, फिर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, कंपैरिजन ऑफ फाइंडिंग डेविएशन है, फिर एनालाइज ऑफ कॉज है, करेक्शन ऑफ एक्शंस है और अटेंडेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंट्रोलिंग क्या करता है? वर्क करता है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन है सेकंड वाली। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट conformity of performance with a direction plan action। तो जो प्लान किया था हमने उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस होना चाहिए और किस तरीके से बेटर और बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है? कंट्रोलिंग में आती है। ठीक है, देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन के जो नाम है वो नहीं याद आते हैं तो आप उनके नाम मत लिखिए, लेकिन डेफिनेशन लिख के आप नीचे वो डेफिनेशन लिख सकते हो। तो आपको 1.5 मार्क्स तो एटलीस्ट मिलता है। ठीक है, और अगर आप ऑथर के नाम लिखते हो, किसने दिया है डेफिनेशन, तो वेल एंड गुड। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ओके, सो इम्पॉर्टेंस क्या, कंट्रोलिंग की इम्पॉर्टेंस क्यों है मार्केट में? चलिए जानते हैं 1 बाय 1। ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, सबसे पहला है फुलफिलिंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल से क्या होता है? जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है एंड जो भी डेविएशन है वो फाइंड आउट किए जाते हैं, कोई करेक्शन है वो फाइंड आउट किया जाता है और जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ है वो अच्छी तरीके से आगे होती है या परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो फुलफ़िल हो पाते हैं। दूसरा आता है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, ये पॉइंट तो हर ही जगह है और सेम ही एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको रट ही लो पूरा, क्योंकि ये हर जगह आने वाला, चाहे जो भी पॉइंट लिखो आप। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग the accuracy of standard, whether they are accurate or not. Controlling measures are flexible to some extent, so after reviewing them according to change of circumstances, they are revised from time to time, beneficial for checking performance accuracy। अब मैं इसको आपको छोटे से तरीके से बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सैमसंग की कंपनी बनाने वाली कंपनी है, वो सैमसंग के फ़ोन को पहले अलग तरीके से लॉन्च करती थी, अब वो अलग तरीके से करती है। तो अब पिछला और अब का क्या होता है? कंपैरिजन होता है। फिर फ्यूचर में और अच्छी लेके आई उसने, फिर वहाँ का कंपैरिजन हुआ। इन फ्यूचर और भी बेटर तरीके से हो सकता है। तो ये क्या होता है? एक्यूरेसी का जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कमोडिटी बनाई जाती है उसका एक्यूरेसी फाइंड आउट किया जाता है ना, कि पहले कैसा था, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, अब कैसा है, फिर आगे क्या हो सकता है नया चेंज। तो ये चीज़ें क्या होती है? समटाइम फ्लेक्सिबल होती है, कुछ ना कुछ उसमें नया चेंजेस, डेवलपमेंट जो है वो किया जाता है। सो नेक्स्ट आता है मोटिवेट एम्प्लॉयज़। ये भी काफ़ी कॉमन है, जो हमने काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेट करने के साथ साथ उन्हें रिवॉर्ड कर सकते हैं, उन्हें इंक्रीमेंट दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट आता है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो जो भी हमने ऑर्डर दिया है फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट दिया हुआ है, डिसिप्लिन बनाया गया है, वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से
डिसिप्लिन को अवॉइड ना करके उसे फॉलो करना चाहिए. सो कंट्रोलिंग द फंक्शन of order and maintaining discipline, it works for reducing unprofessional behavior of the employee. Discipline is maintained by continuous checking performance by supervision and preventive actions taken to minimize the gap between actual and standard. देखो कभी कभी कुछ कंपनीज में ऐसा भी है कि आप कुछ भी रैंडम पहन के नहीं जा सकते. एक प्रॉपर ड्रेसिंग होता है, एक अच्छी उसी तरीके से आप कंपनी में आ सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के एम्प्लॉय को मेंटेन करना चाहिए. वो जिस तरीके से काम कर रहे एकदम बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है वहाँ पर. तो ये सारी चीज़ें फॉलो हो, वो कहाँ से आती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट से कंट्रोलिंग पावर आती है. नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मैंने आपको बहुत टाइम पहले बार बताया. एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट करके काम करता है. और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके रेमेडियल जो भी मेजर्स होते हैं वो साथ में मिलकर लिए जाते हैं. सो नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल प्रेशर. साइकोलॉजिकल प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, हर एम्प्लॉय को ना स्टैंडर्ड टारगेट दिया जाता है जिससे उसका परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्यूएट किया जाता है. एंड द एम्प्लॉय आर वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस विल बी इवेल्यूएट बाय देयर रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली. और साइकोलॉजिकली उसे बहुत प्रेशर होता है कि वो सबसे अच्छा करे. अभी मेरे बाजू वाले डेस्क में कोई बंदा बैठ के काम कर रहा है, मैं उससे अच्छा करूं ताकि मेरे जो एफर्ट्स है उनको प्रेज दिया जाए, प्लस मुझे मोटिवेशन मिल सके या मुझे मेरी तारीफ़ हो. तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो माइंड में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो बना कर रखती है. नेक्स्ट इज इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. सो फैक्टर ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम फॉर higher performance and achieving department coordination. It ensure about organizational efficiency and effectiveness as well. नेक्स्ट आता है पॉइंट है बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज. अब ये ना थोड़ा सा सिमिलर है किससे? इंक्रीज गुडविल से, है ना. गुडविल था, यहाँ पे कॉर्पोरेट इमेज. तो गुडविल और कॉर्पोरेट इमेज में क्या फ़र्क है? ये जितने भी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, उनके बीच अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड बना कर रखना और वो मार्केट में एक अच्छी इमेज बना कर रखना. सो कंट्रोल फंक्शन हेल्प्स टू improve the overall performance of organization. So minimum deviation of predetermined standard and actual performance result into the process of business. It can be achieved with the help of proper control and this build good corporate image and bring goodwill for the business. लास्ट आता है एक्ट एज अ गाइड. तो कंट्रोलिंग जो है वो गाइड के तौर पे भी एक्ट करता है. स्टार्टिंग में ही मैं पढ़ा था कि स्टार्टिंग में हमने डायरेक्टिंग में देखा था कि वो गाइड एज अ गाइडर भी होता है, बट कंट्रोलिंग भी एज अ गाइडर एक्ट करता है. सो मैनेजर एज वेल एज सबऑर्डिनेट वर्क अकॉर्डिंग टू इट एंड वेन एवर इट नेसेसरी दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड एंड can achieve desired result. And thus controlling function act as a guide for everyone. So the step taken for controlling an activity guide management while planning the future activity. बात करते हैं डिस्टिंग्विश की, तो ये हम पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में. तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए और रिवाइज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है. रिवीजन नहीं करेंगे आप तो एग्ज़ाम में तो आप बहुत परेशान होने वाले हो. ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको पसंद आया होगा और मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच एवरीवन. सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें. थैंक यू सो मच.